Hello students, today we shall start our discussion on new chapter Magnetic Effects of Electric Current for class 10। बच्चों अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये जान लिया कि किसी वायर में जब वायर के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो उस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो उस वायर में करंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, यानी करंट एक इफेक्ट है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉज है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है। इससे आगे बढ़ेंगे बेटा। देखिए अभी तक हमने क्या बात की कि यदि किसी वायर में मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है, इस वायर में जब इस वायर के दोनों सिरों पर हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी की हेल्प से क्रिएट कर देते हैं। मान लीजिए 2 सेल की एक बैटरी है, इस 2 सेल की बैटरी से इसको मैंने जोड़ दिया तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल आ गया और यहाँ पर लो पोटेंशियल आ गया। तो उस वजह से इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर मूव करेंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ ये मूव करने लगते हैं, यानी हाई पोटेंशियल एंड की तरफ मूव करते हैं कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से इस वायर में क्या डेवलप हो जाता है, करंट डेवलप हो जाता है, क्योंकि इस वायर के दोनों सिरों के बीच ये जो पी क्यू वायर है, इस पी क्यू वायर के दोनों सिरों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज। किसका कारण है ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज मूव कर रहे हैं, और उसका प्रभाव क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जब किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो फिर उससे क्या होगा। जब किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो फिर उससे क्या होगा, इस बात को समझने के लिए, यानी एक साइंटिस्ट थे, डेनिस फिजिसिस्ट थे बेटा, डेनिस फिजिसिस्ट, जिनका नाम था, पूरा नाम जान लो, डेनिस फिजिसिस्ट थे हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। कौन, हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, इस नाम से साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने, हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या एक्सपेरिमेंट था उनका, देखिए ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट था जो ऑरस्टेड ने परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, क्या लिया, वायर लिया। ये मान लीजिए एक वायर, ठीक है, ये एक वायर लिया, वायर को नाम दे दिया उन्होंने, मान लीजिए एक्स वाई, एक वायर ले लिया। ठीक है, इस वायर को उन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। इस तरीके से एक बैटरी जोड़ी, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी 2 सेल की एक बैटरी से इसको जोड़ दिया। और यहाँ पर एक प्लग की भी लगा दिया। क्या लगा दिया, प्लग की लगा दिया। इस तरीके से इस की को जब उन्होंने क्लोज किया तो आप जानते हैं ये जो बैटरी है जिसका पोटेंशियल मान लीजिए V है, तो ये बैटरी इस वायर के दोनों सिरों X और Y के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देगी, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के पैदा होने की वजह से इस वायर XY में X से Y की तरफ करंट फ्लो होगा। ठीक है, इतनी बात पता है। ऑरस्टेड ने यही अरेंजमेंट किया। फिर ऑरस्टेड ने क्या किया, एक कंपास लिया बेटा। क्या लिया, कंपास, जिसको परमानेंट मैग्नेट भी हम कहते हैं। कंपास निडल लिया। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें इस तरीके से ये 2 लाइंस बनी रहती हैं, और एक निडल होती है। इस तरीके से एक निडल होती है। ये एरो, जो एरो वाला एंड है निडल का, ये जो एरो वाला एंड है बेटा, ये निडल है बेटा, ये निडल है। जो एरो वाला एंड है ये नॉर्थ को बताता है, और ये वाला जो एंड है ये साउथ को बताता है। ये कंपास है, क्या है, कंपास है। तो जब इसको इस वायर के पड़ोस में रखा, नेबरहुड में रखा, तो ऑरस्टेड ने देखा कि इसकी जो निडल है वो 0 के बजाय कहीं और जा रही है, यानी डिफ्लेक्शन शो कर रही है। क्या शो कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। कौन, निडल, किसकी, कंपास की निडल। ठीक है, जब की को हटा लेते थे वो,
जब की को रिमूव कर दिया उन्होंने, जब की को ऑफ कर दिया यानी प्लग हटा लिया, तो यहाँ सर्किट ब्रेक हो गया, तो ये करंट जीरो हो जाएगा वायर में। जैसे ही वायर में करंट जीरो हुआ तो उन्होंने देखा कि जो कंपास का निडल है वो जीरो पर आ गया। लेकिन जैसे ही की को उन्होंने क्लोज किया तो वायर से करंट फ्लो होने लगा, और करंट फ्लो होने पर देखा कि जो कंपास का निडल है वो डिफ्लेक्ट हो गया। कंपास का निडल क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है। फिर उन्होंने इसको इस वायर में एक्स वाई में करंट की डायरेक्शन को बदल करके देखा। करंट की डायरेक्शन को क्या किया? बदल करके देखा। कैसे बदला? ये वायर जो एक्स वाई उन्होंने लिया, इस वायर एक्स वाई को, इस वायर एक्स वाई में करंट की डायरेक्शन बदली। कैसे बदली? ये वाई एंड और ये एक्स एंड। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? एक्स जो कि पहले पॉजिटिव से जुड़ा था बैटरी के, उसको अब उन्होंने नेगेटिव से जोड़ दिया, और वाई एंड जो कि पहले नेगेटिव से जुड़ा था बैटरी के, उसको किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव से जोड़ दिया बैटरी के। वाई एंड को पॉजिटिव से जोड़ दिया की से होते हुए, प्लग की से होते हुए, और एक्स एंड को नेगेटिव से जोड़ दिया। तो अब जो वायर के अंदर करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, वाई से एक्स। पहले कैसे फ्लो हो रहा था? एक्स से वाई फ्लो हो रहा था, अब वाई से एक्स फ्लो हो रहा है। फिर उन्होंने कंपास की निडल को यहां रखा, तो देखा कि जब कंपास की निडल को यहां रखा उन्होंने, तो देखा कि जो निडल है वो निडल अब पहले से अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रही है, यानी इस तरफ आ गई। ये निडल इस तरफ आ गई, यानी निडल का जो डिफ्लेक्शन है, निडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है लेकिन पहले से अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रही है। पहले तो देखो निडल इस तरफ जा रही थी, इस तरफ जा रही थी। ठीक है। ये मान लीजिए जीरो वाला पॉइंट है, तो ये इस तरफ जा रही थी। ठीक है। किस तरफ जा रही थी? ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट डायरेक्शन है। और जब यदि करंट का डायरेक्शन बदलते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बदल गया, यानी करंट का डायरेक्शन बदलने से डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल गया। फाइनली डेनिस फिजिसिस्ट ऑरस्टेड ने सन इन द ईयर 1820, किस ईयर में बात की? 1820। अभी तो हम 2020 में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो कितने साल पहले की बात हो गई? 200 साल पहले की बात हो गई। कितने साल पहले की बात हो गई? 200 साल पहले की बात हो गई। तो 1820 में डेनिस फिजिसिस्ट हेंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, और उन्होंने देखा कि जब किसी वायर से करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर के पास में रखी हुई जो कंपास निडल है उसमें डिफ्लेक्शन आता है। अब ये कंपास निडल है क्या? बेसिकली एक परमानेंट मैग्नेट होता है। यदि इसकी निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब वायर के चारों तरफ एक कोई फील्ड क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? फील्ड क्रिएट हो रहा है। और इस फील्ड को डेनिस फिजिसिस्ट ने क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया। क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं, जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो इफेक्ट है बेटा, जो कि किसी वायर में करंट के फ्लो के कारण पैदा हुआ है, ये जो इफेक्ट है जो वायर में करंट के फ्लो के कारण हुआ है पैदा, कौन इफेक्ट? ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसे ही हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही हमारे चैप्टर का नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है। तो 1820 में डेनिस फिजिसिस्ट हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और फाइनली उन्होंने क्या कहा कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। और जो ये जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है, इसके लिए उन्होंने एक रूल दिया था आगे, वो रूल भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। डेनिस फिजिसिस्ट ने क्या क्या बातें कही थी, तो देखिए डेनिस फिजिसिस्ट ने ये क्या था? ये क्या था? इसको नाम दे दो मैग्नेटिक मैग्नेटिक कंपास निडल। मैग्नेटिक कंपास निडल कह रहे हैं इसको। ठीक है। अब आप डायरेक्शन तो जानते ही हो, ये डायरेक्शन तो होता है नॉर्थ, ये सब आप जानते हो। ये हो जाएगा साउथ, और ये क्या होता है? ज्योग्राफिकल ईस्ट, और ये ज्योग्राफिकल वेस्ट होता है। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ। तो यदि इस तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है तो निडल का, यानी निडल किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है? वेस्ट, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। सॉरी, किसकी तरफ डिफ्लेक्शन है? निडल का ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन है। और यदि इस टाइप का डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है।
ये जीरो वाला पॉइंट है, जीरो से इधर जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है तो वेस्ट, और जीरो से राइट साइड में जा रही है तो ईस्ट में डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब ये जो एक्स एंड है, जब ये एक्स एंड है वायर का, ये नॉर्थ कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा बेटा, वाई एंड साउथ कहलाएगा। ठीक है, तो जब करंट नॉर्थ से साउथ है तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ आ रहा है, ध्यान दीजिए। और जब करंट साउथ से नॉर्थ है, जब करंट साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ है, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ आ रहा है, वेस्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए, ऑरस्टेड ने जो कंक्लूजन ड्रॉ किए वो भी लिख लो जरा। देखिए ये कंक्लूजन्स थे जो ऑरस्टेड ने ड्रॉ किए। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर चेंजेज, यदि किसी वायर से फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्शन बदलता है, यदि किसी वायर से, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर चेंजेस, यदि, जैसे कि यहां पर भी मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें डायग्राम, इस वायर में करंट कहां से कहां जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, इसमें कहां से कहां जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। ठीक है, तो जब किसी वायर में करंट का डायरेक्शन बदला जाता है तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाता है। ठीक है, टू नो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, अब डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल का यूज करते हैं। किस किस का रूल यूज करते हैं, स्नो रूल या एम्पियर स्विमिंग रूल। अब इनके बारे में जान लें कि स्नो रूल क्या है। SNOW, स्नो याद रहेगा आपको, स्नो बर्फ के नाम से। ठीक है, स्नो यहाँ पर, लेकिन ये स्नो हम बर्फ का ये यूज नहीं करेंगे, स्नो जस्ट याद रखना, बर्फ के नाम से स्नो रूल दिया था। ये स्नो रूल और जो एम्पियर स्विमिंग रूल है जो कि एम्पियर ने दिया था, ये किस बात के लिए हम पढ़ रहे हैं, टू नो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट इन कंपास निडल विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर। किसी वायर में करंट फ्लो होने के कारण उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, तो जो कंपास निडल का डिफ्लेक्शन है उसका डायरेक्शन पता करने के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल का यूज करते हैं। तो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है कि स्नो रूल क्या है। देखिए स्नो रूल में, इस शब्द स्नो में, इस वर्ड में एस का मतलब साउथ है, एन का मतलब नॉर्थ है, ओ का मतलब ओवर और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट है। ठीक है, यानी जब किसी वायर में करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो होता है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, जब किसी वायर में करंट कहां से कहां फ्लो हो, साउथ से नॉर्थ, तो जो मैग्नेटिक कंपास यानी निडल है जो कि वायर के ऊपर या नीचे रखी हुई है, ओवर मतलब ऊपर रखी हुई है, तो कंपास का जो निडल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट की तरफ। कब, जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ हो तो डिफ्लेक्शन वेस्ट में आएगा। ध्यान रहेगा इस शब्द से, जब करंट flowing through the wire is from south to north, then the deflection of the compass needle placed over the wire will be towards west। ठीक है, यही मैंने लिखा है। if current flows from south to north through a wire, यदि किसी वायर से करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो होता है, then deflection of the needle placed below or over the wire, नीचे या ओवर ऊपर, will be in the west। तो कंपास निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो वेस्ट की तरफ होगा। ध्यान दीजिए कब, जब करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो। एंड इफ करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यदि करंट नॉर्थ से साउथ फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाएगा और डिफ्लेक्शन अब क्या हो जाएगा, वेस्ट के बजाय ईस्ट में हो जाएगा। ये है स्नो रूल, समझ गए बात को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक एम्पियर नाम के वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने भी अपना रूल दिया था, टू नो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पता करने के लिए एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने भी अपना रूल दिया, जिसे हम एम्पियर स्विमिंग रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल कहते हैं। तो ये मान लीजिए पानी है, ये पानी है, मान लीजिए पॉन्ड में भरा हुआ है। ठीक है, ये डॉटेड डॉटेड जो मैंने बनाया है ये पानी है, और पानी इस तरफ फ्लो हो रहा है। यह मान लेता हूं कि ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति का सिर है, ये व्यक्ति के पैर हैं और ये व्यक्ति के हाथ हैं। ये तैरते हुए इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पैर से सिर की तरफ करंट का डायरेक्शन है। मान लीजिए पैर से सिर की तरफ क्या है, करंट का डायरेक्शन है, जिस तरफ तैरते हुए जा रहा है उस तरफ करंट का डायरेक्शन है। तो ये व्यक्ति का राइट हैंड है और ये व्यक्ति का लेफ्ट हैंड है। तो जो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन होगा, भाई जब आप तैरते हो तो साइकिल चलानी पड़ती है हाथ पैरों से, हाथ पैरों को अलग अलग रखना पड़ता है। तो जो लेफ्ट हैंड जिस डायरेक्शन में होगा ना, वो डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड और डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होगा। यानी लेफ्ट हैंड हमें डिफ्लेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है, इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम
फिट टू हेड, यदि पैर से सिर की तरफ करंट जा रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डिफ्लेक्शन और वाइस वर्सा। ठीक है, ये एम्पियर स्विमिंग रूल है। तो जो लेफ्ट हैंड है वो हमें किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड या डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बताएगा। तो ये दो रूल आप ध्यान रखिएगा, स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल, लिख लीजिएगा इनको। ठीक है, तो हमने अभी ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना और इसके कंक्लूजन्स के बारे में जाना। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं और इसके बारे में लिख देना है कि क्या क्या है इस डायग्राम में। कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, वी हैव ए वायर एक्स वाई एंड इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी of potential difference V. The positive terminal of the battery is connected to X and X of the wire, and negative terminal of the battery is connected to and Y of the wire. Then if we close the key, if we insert the plug of the plug key, then current flows from X to Y through the wire, and the magnetic needle of compass will deflect towards east. And if we reverse the direction of current flowing through the wire just by connecting end X of the wire to the negative terminal of the battery and Y end of the wire to the positive terminal of the battery, then we see that the needle deflects towards west, which is opposite to previous case. So by changing the direction of current flowing through the wire, we can change the direction of deflection. ठीक है, तो ये जो मैंने बोला है इस बात को भी इस ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में इन डायग्राम के बाद में लिखना है। वीडियो को पॉज कर करके आप इसको लिख सकते हैं और उसके बाद में आपको ये कंक्लूजन्स लिखने हैं और उसके बाद में स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन्स लिखेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, ये वाले दोनों डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बेटा, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में पहले ये दोनों डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनका डिस्क्रिप्शन बोला वो लिखेंगे और उसके बाद में आप लिखेंगे इनके कंक्लूजन्स। ठीक है, ये कंक्लूजन्स लिखेंगे दोनों और उसके बाद में स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में पूरा लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने नोट्स बना लेना। तो ये बात हमने की ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की। किसकी बात की बेटा, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की। अब थोड़ा सा हम ये भी जान लें कि वायर से जो करंट फ्लो होगा, जब किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो उस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो किस तरीके से होती हैं, तो इस बारे में भी जान लें। तो मान लीजिए ये वायर है, एक्स वाई वायर ले लेता हूं, मान लीजिए ये एक वायर है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, डिटेल में बात करूंगा बेटा मैं। ठीक है, डोंट वरी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये भी बात हम करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर भी कह सकते हैं। करंट कैरिंग वायर कहो या कंडक्टर कहो, एक ही बात है। यानी करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर का मतलब क्या है, जिससे करंट फ्लो हो रहा है और स्ट्रेट होना चाहिए, ये स्ट्रेट है। ये मान लीजिए एक्स वाई एक वायर है। ठीक है, और इसमें मान लेता हूं कि इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बेटा वो इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब आप कहेंगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, तो ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, उस समय डिस्कस करेंगे। अभी केवल स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जान लीजिए कि किसी वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। करंट का देखिए इसमें जो डायरेक्शन आएगा वो इस तरीके से आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे ये डायरेक्शन। कैसे, ये जो करंट का डायरेक्शन है वायर में उस तरफ तो थंब रखो और जो फिंगर्स घूम रही हैं, देखिए फिंगर्स कैसे, ये मान लीजिए वायर है, ये जो पेंसिल है ये पेंसिल वायर है, ये इस तरफ नीचे से ऊपर की तरफ करंट है तो थंब ऊपर हो गया। अब फिंगर्स कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी ना फिंगर्स, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया करंट का। ठीक है, अब यदि करंट का डायरेक्शन बदल दिया, अब देखो इस पेंसिल को देखो,
मैंने शार्पन एज नीचे कर दिया, यानी करंट नीचे की तरफ है, तो थंब नीचे हो जाएगा। अब फिंगर्स कैसे घूमेंगी? क्लॉकवाइज घूमेंगी, क्योंकि थंब तो नीचे चला जाएगा, तो फिंगर्स का डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दे देगा। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में होंगी। कॉसेंट्रिक सर्किल्स आप जानते हैं कि ऐसे सर्किल्स जिनका सेंटर सेम होता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से होती है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है, यहाँ भी आप लिख दीजिए ये एक्स वाई वायर है, हमने यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी बदल गया। एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे ये वायर है, ये एक्स वाई एक वायर है, तो वायर के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे किस तरफ होगा और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, ये भी हम पता करें। ऐसे ही ये वाला वायर लेंगे, इसमें हम करंट का डायरेक्शन बदल देते हैं। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो ये राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, लेफ्ट साइड में कैसे होगा, वो पता करने के लिए हम अगेन राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन में तो आपको थंब रखना है। ध्यान रखिए, राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट वायर के लिए अलग होता है और सर्कुलर वायर के लिए अलग होता है। ठीक है, आगे और भी बात हम इसके बारे में करेंगे। तो ये मान लीजिए वायर है, ऊपर की तरफ इसमें करंट है, तो फिंगर्स कैसे जा रही हैं? इनटू द पेज जा रही है ना, राइट साइड में इनटू द पेज जा रही है। और लेफ्ट साइड में कैसे आएंगी? फिंगर्स बाहर आएंगे, आउट ऑफ द पेज। जब इनटू द पेज जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, और बाहर यदि आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है ये बेटा। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। ठीक है, पेज के अंदर है, और इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज, पेज के बाहर है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस केस में देखें तो थंब नीचे की तरफ जाएगा। अब देखो लेफ्ट साइड में फिंगर अंदर जा रही है और इधर राइट साइड में फिंगर बाहर आएंगी, इधर से बाहर आएंगी फिंगर। ठीक है, तो यहां पर अंदर जा रही हैं, यहां पर अंदर जा रही हैं, तो ये इस तरीके से हो गया, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और यहां से बाहर आएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरीके से भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल हैं, क्रॉस और डॉट। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, और डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज, पेज से बाहर आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब। ठीक है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं इसको, डॉट, ऐसा डॉट हो या फिर ऐसे भी बना देते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ पेज है। और यदि किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, या फिर क्रॉस को ऐसे भी बना देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, इज इनटू द पेज होगा। ठीक है, इज इनटू द पेज होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए इससे आगे बात कर लेते हैं। ये अभी हमने बात कर ली ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद में हमने बात की कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद में हमने बात कर ली, क्या बात कर ली कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होता है। तो अभी तक जो हमने कंक्लूजन्स की बात की है बेटा, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के दो कंक्लूजन हमने अभी डिस्कस कर लिए। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर चेंजेस, देन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंजेस। दूसरा कंक्लूजन, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, टू नो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन वी यूज स्नो रूल एंड एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक है, दोनों में से किसी रूल का यूज कर सकते हैं। तीसरा जो कंक्लूजन है किसका? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का, वो देखिए क्या है। एज वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो वायर से करंट फ्लो हो रहा है बेटा, यदि हम उसकी अमाउंट को बढ़ाएंगे, एज वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर और कंडक्टर, डिफ्लेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज।
यानी यदि करंट बढ़ेगा तो जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक निडल का वो भी बढ़ जाएगा। एंड इफ वी डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और यदि हम करंट के मैग्नीट्यूड को कम करेंगे तो वायर और कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है, यदि हम उस करंट के मैग्नीट्यूड को कम करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द वायर, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी करंट बढ़ाने से डिफ्लेक्शन बढ़ता है और करंट घटाने से डिफ्लेक्शन घटता है। फोर्थ कंक्लूजन देखिए, एज वी मूव मैग्नेटिक निडल, जैसे ही हम मैग्नेटिक निडल को मूव करते हैं कहाँ, अवे फ्रॉम द वायर, यानी वायर से दूर ले जाते हैं। जो मैग्नेटिक निडल थी बेटा, जैसे ये मैग्नेटिक निडल हम देखें डायग्राम में वापस जाएं, ये जो मैग्नेटिक निडल थी, यदि इस मैग्नेटिक निडल को मैं दूर ले जाऊं वायर से, इधर दूर ले जाऊं या इधर दूर ले जाऊं, तो जब मैग्नेटिक निडल को दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, एज वी मूव मैग्नेटिक निडल अवे फ्रॉम द वायर डिफ्लेक्शन इन द निडल डिक्रीजेज, तो निडल के अंदर डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ, इफ वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, यदि हम वायर से दूर जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, वायर से डिक्रीज हो जाता है। वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। एज इफ वी मूव मैग्नेटिक निडल टूवर्ड्स द वायर, यदि हम वायर के नजदीक लाते हैं किसको, कंपास को, मैग्नेटिक निडल को, तो डिफ्लेक्शन इन द निडल इंक्रीज हो जाता है। यानी क्या होता है, यानी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक निडल को वायर के नजदीक लाने पर, यानी हमें, यदि हम वायर के नजदीक की बात कर रहे हैं तो वायर के नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। तो वायर के नजदीक तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, और वायर से जितना ज्यादा दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम हो जाता है। ये फोर्थ कंक्लूजन था। फिफ्थ कंक्लूजन क्या है और स्टड एक्सपेरिमेंट का, द डिफ्लेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कॉन्सेंट्रिक सर्किल अराउंड ए वायर। डिफ्लेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी वायर के चारों तरफ, ये वायर था, इसके चारों तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन है, जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस जगह पता करना है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये आ जाएगा। इस जगह पता करोगे तो यहाँ पर टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे आप, ये आ जाएगा। ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ ना यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पता करना है तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। इस जगह पता करना है तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। इस जगह पता करना है तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो यदि किसी जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, तो वहां पर आप क्या ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, स्पर्श रेखा, टेंजेंशियल, ठीक है। वो आपको क्या दे देगा, उस जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। सिक्स्थ कंक्लूजन क्या है, द डिफ्लेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल अराउंड द वायर। तो वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के रूप में होता है। ये नेक्स्ट सिक्स कंक्लूजन हो गया। तो ये सारे कंक्लूजन्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ये सारे कंक्लूजन्स आपको लिखने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। मैग्नेट, मैग्नेट इज ए मटेरियल विच हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसकी दोनों प्रॉपर्टी होती है, जिसके पास अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। अट्रैक्टिव होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जिसके पास होती है उसे हम मैग्नेट कहते हैं। हालांकि यदि किसी मटेरियल को आपको टेस्ट करना है कि कौन सा मैग्नेट है, आपको जैसे ये दो रॉड दे रखी हैं, अब इनमें से एक आयरन रॉड है और एक मैग्नेट है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि कौन सा मैग्नेट है, तो रिपल्सन से हम पता करेंगे। रिपल्सन इज द प्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट, ध्यान रखिएगा, रिपल्सन इज द प्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट। आगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी आप मैग्नेट के बारे में जान लीजिए। मैग्नेट एक मटेरियल है जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अट्रैक्ट भी करता है वो मटेरियल्स को और डायरेक्शन भी होती है उसके पास। तो ऐसा मटेरियल जिसके पास दोनों अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है उसे मैग्नेट कहते हैं। दो टाइप का होता है बेटा मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो कि नेचर में पाया जाता है, जिसका कंपोजिशन होता है Fe3O4, Fe3O4, Fe मतलब आयरन, O का मतलब ऑक्साइड, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट के और भी बहुत सारे नाम हैं। लॉर्ड स्टोन इसको कहते हैं, लोड स्टोन कहते हैं, LOD लॉर्ड स्टोन, LOAD लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन और किसिंग स्टोन और मैग्नेटाइट, किसी भी नाम से इसको हम जानते हैं नेचुरल मैग्नेट को।
लेकिन नेचुरल मैग्नेट की अपनी कुछ कमियां होती हैं। क्या क्या कमियां होती हैं? ये अवेलेबल नहीं होता, नॉट अवेलेबल इन डिजायर्ड शेप। ये डिजायर्ड शेप में अवेलेबल नहीं होता। नेचर में जैसा पाया जाएगा वैसा पाया जाएगा, हमारी इच्छा अनुसार उसकी शेप नहीं हो सकती। और दूसरी सबसे बड़ी इसकी कमजोरी है कि ये स्ट्रेंथ में वीक होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रेंथ में वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं ये मैग्नेट, इनकी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, इरेगुलर शेप के होते हैं। लेकिन वहीं आर्टिफिशियल मैग्नेट की यदि हम बात करें तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है मैन मेड मैग्नेट होते हैं, जिनको आप और हम मिलकर के बनाते हैं, जिनको व्यक्ति खुद बनाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स भी बनानी पड़ती हैं, जैसे जेसीबी मशीन आपने सुनी होगी, क्रेन सुना होगा। ठीक है, उनसे भारी भरकम सामान को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखना होता है। तो जब हमें हैवी मैग्नेट बनाने हैं, स्ट्रांग मैग्नेट बनाने हैं, तो वीक मैग्नेट की हेल्प से हम नहीं बना सकते, नेचुरल मैग्नेट से नहीं बना सकते। और हमें हमें एक पर्टिकुलर डिजाइन भी चाहिए, पर्टिकुलर शेप भी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज करना पड़ता है, जो कि हम अपनी इच्छा अनुसार उनका शेप और साइज रख सकते हैं। और स्ट्रेंथ एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी जरूरत है वैसी हम उसकी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। और ये कैसे मैग्नेट होते हैं? स्ट्रांग मैग्नेट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मैग्नेट की। ठीक है, तो यहाँ तक इस लेक्चर में आज हम इतना ही करेंगे। मैग्नेट के बारे में जाना है हमने। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने अरेंज किया ये जान लिया। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के क्या कंक्लूजन्स हैं ये हमने जान लिया। और इसके अलावा हमने स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस स्ट्रक्चर में होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होता है, ये हमने जान लिया। इसके अलावा हमने जाना कि मैग्नेट क्या होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।